हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप उस बुक का नाम मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। आज का हमारा टॉपिक है जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र सेकंड। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। विचारक को उनकी इतिहास की परिभाषा बतानी है। पहले आते हैं GP गूच। GP गूच के द्वारा परिभाषा की गई है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत से संबंध के निर्णय होते हैं। उसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना और भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करना होता है। तो सी हो जाएगा फर्स्ट का। GP गूच के द्वारा कहा गया है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना, भावी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रदान करने, मार्गदर्शन करना होता है। नेक्स्ट आते हैं हेनरी पेरिन। हेनरी पेरिन कहते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों की कार्यों और उपलब्धियों की कहानी होती है। जो पेरिन है वो कहते हैं, मतलब परिवार के समान मानते हैं और इतिहास समाज में रहने वाले लोगों के कार्य एवं उपलब्धियों की कहानी है, ये बताते हैं। नेक्स्ट आते हैं रेनियर। नेरियर का कहना है कि रेनियर संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। जो रेनियर है वो बोलते हैं कि भैया रेन हो गई, अतीत तो था मेरा, तो संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं वाल्स। वाल्स कहते हैं या तो हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है, अथवा इतिहास अव्यवस्थित असंगठित घटनाओं का संयोग है। इसमें ना तो कोई स्वर है और ना ही तर्क है। ये कहते हैं वाल्स। मतलब बिल्कुल एकदम इन्हें वास बता दिया किसी का कि भाई तुम तर्क नहीं कर सकते। या तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है या इतिहास अव्यवस्थित असंगठित घटनाओं का संयोग है, जिसमें ना तो कोई स्वर है और ना ही तर्क है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा कि GP गूच ने इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकारों का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना, भावी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रदर्शन करना है। जबकि जो हेनरी पेरिन है, इन्हें कहा है कि समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्य और उपलब्धि की कहानी इतिहास है। रेनियर कहते हैं कि संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। वाल्स कहते हैं कि या तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि इतिहास अर्थपूर्ण है या इतिहास अव्यवस्थित असंगठित घटनाओं का संयोग है। इसमें ना तो कोई स्वर है और ना ही तर्क है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है वो बताने हैं। लेखक और उनकी पुस्तक के शीर्षक बताने हैं। S.A. मेती, इनके द्वारा लिखी गई है द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड। तो ये जो है मेती, S.K. मेती, ये बोलते हैं कि भैया हमसे तो मत ही पूछो कि इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी नॉर्दर्न इंडिया में इन द गुप्त पीरियड में। जो गुप्त मतलब गुप्त की पीरियड था ना, तो भैया वो तो एकदम गुप्त छुपी हुई चीज़ है, मुझसे मत पूछो। S.K. मेती, मेरे से मत पूछना, मुझे नहीं पता। द इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया इन द गुप्त पीरियड्स, इनकी पुस्तक है। ये सिर्फ इसको ट्रिक है याद करने की। नेक्स्ट आते हैं R.K. मुखर्जी, इनकी द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग। तो जो इंडियन शिपिंग की हिस्ट्री लिखी गई है वो किसने लिखी है? R.K. मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। मतलब मुख्य द्वार क्या है हमारा इंडिया का, वाटरवेज है, तो उसकी शिपिंग की हिस्ट्री इनके द्वारा लिखी गई है R.K. मुखर्जी के द्वारा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग।
नेक्स्ट आते हैं आर.सी. मजूमदार, इनको मंजूर है इंडियन कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट, तो जो हिंदू की कॉलोनीज थी ईस्ट में वो इनको मंजूर है। आर.सी. मजूमदार के द्वारा हिंदू कॉलोनीज इन द फॉर ईस्ट इनके द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं टी.वी. महालिंगम, इनके द्वारा द पांड्यन किंगडम लिखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। टी.वी. महालिंगम की पुस्तक पल्लवों के उदय के विषय में है, ना कि पांड्यों के बारे में है, जबकि जो पांड्यन किंगडम है इनकी रचना की नीलकांत शास्त्री के द्वारा की गई है। पल्लव दक्षिण भारत में शासन करने वाले एक प्रमुख राजवंश था। पल्लव वंश का संस्थापक शैविष्णु था और पल्लव वंश का प्रथम महान शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था। महाबलीपुरम शहर तथा वहाँ के मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने कराया है। कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर पल्लवों के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बागौर। कौन सा जाना जाता है? बागौर जाना जाता है, राजस्थान में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में बागौर स्थल से बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह स्थल राजस्थान के पूर्व भीलवाड़ा जनपद में स्थित है। इससे विधिवत रूप से प्रतिवेदित मध्य पाषाण युगीन स्थल है। यह राजस्थान में भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर पश्चिमी कोठारी नदी के किनारे एक बालू के टीले पर बसा हुआ है। यहाँ पर 3 पुरातन कालों को चिन्हित किया गया है। यहाँ से स्थानीय रूप से चार्टर्ड क्वार्टजाइट पत्थर बने हैं, अर्थात इसके आकार ज्यामितीय हैं, अर्थात त्रिभुजाकार समचतुर्भुजीय भी पाए गए हैं। नेक्स्ट आता है विशेष तथ्य। आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ से 5000 के करीब छोटे छोटे लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश की होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास स्थित है। आदमगढ़ की गुफाओं में ही की गई चित्रकारी में लघु पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। इस स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ताम्र निधि स्थल के लिए जानी जाती है, तो ताम्र निधि स्थल के लिए जानी जाती है मानव रूपी आकृतियाँ, ऐंठनी छुरियाँ, मत्स्य भाला और चपटे पराकुठार। ये सभी ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होते हैं। ये चारों वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं। मानव रूपी आकृतियाँ, मत्स्य भाला, ऐंठनी छुरियाँ और चपटे पुरा कुठार। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है धौलावीरा से और मोहनजोदाड़ो से। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जो जल संसाधन व्यवस्था है इसके लिए जागरूकता, तकनीक, कौशल हमें मिलते हैं धौलावीरा से और मोहनजोदाड़ो से। धौलावीरा एवं मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जानकारी, तकनीक, कौशल का प्रमाण मिलता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भरूच तालुका के भासर और मानहर नदी के मध्य अवस्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी के द्वारा 1967 से 1968 में की गई थी, लेकिन इसका विस्तार उत्खनन 1990 से 1951 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। यहाँ से 16 विभिन्न प्रकार के जलाशय मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का प्रमाण है। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार के अतिरिक्त लगभग 700 कुएं हैं। यहाँ की बेजोड़ पानी निकासी, कुएं, कुंड आदि की व्यवस्था देखकर कहा जा सकता है कि सैंधव निवासी जल संसाधन व्यवस्था के मामले में अत्यंत जागरूक थे। नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में हमें बहुत सारे जन मिलते हैं। सबसे पहले यदु, चेदी, पुरु, मत्स्य, ये सब मिलेंगे। 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में दिया गया है, तो ये तो थे पुरु, यदु, चेदी, मत्स्य। यदुवंश अर्थात यदुवंशी क्षत्रिय शब्द भारत के उन जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु के वंशज बताते हैं।
यह ऋग्वेद में वर्णित 5 भारतीय आर्जन, पंचजन, पंच क्षत्रिय या पंच मानुष में से एक हैं, जबकि पुरुवंश को भी प्राचीन ऋग्वेद में ही देखा गया है और पढ़ा गया है। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वश, यदु अर्थात तुर्वश, और समिष्ट से 3 पुत्र दुहान, अनु, पुरु आदि, जबकि चेदी और मत्स्य को महाभारत काल में देखा गया है। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो वैदिक काल में राजा के बाद उनका पुरोहित होता था। वैदिक काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड था। उस दौरान वेदों की रचना हुई और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोतों में वेदों को प्रमाणित किया जाता है। इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित, सेनानी प्रमुख थे। राजा के प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी और 12 रत्न करते थे। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन योग में सम्मिलित नहीं है? उपनिषदकालीन राजा और उनसे संबंधित राजा। उपनिषदकालीन राजा और उनके राज्य कहाँ के थे वो? अजातशत्रु का संबंध कहाँ से है? मगध से तो नहीं है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। अजातशत्रु यदि हम उपनिषद में देखें तो वो मगध से नहीं आते, काशी से आते हैं, है ना। तो दूसरे अश्वपति कैकेयी से हैं। जनक विदेह से आते हैं और प्रवर्ण जैवली का संबंध है पांचाल से। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मदत्त नामक राजकुल का काशी पर अधिकार था। उस कुल में महान पंडित शासक हुए हैं। उनके कुल में राजा अजातशत्रु हुए, जो कि आत्मा परमात्मा के ज्ञान में अनुपम थे। पंजाब में कैकेयी राजकुल में राजा अश्वपति, गंगा यमुना दोआब में स्थित पांचाल राज्य में प्रवर्ण जैवली और जनकपुर मिथिला में विदोहों के शासक जनक हुए हैं। उनकी दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि, गार्गी जैसे पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। नेक्स्ट आते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण होते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में जो विवाद है वो क्यों है? अनुशासन और कठोर जीवन से संबंधित है। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संघ में साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर संघ में साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसी प्रमुख भिन्नता के कारण यह 2 संघ बने। महावीर भगवान के पश्चात जैन स्थावरों की परंपरा से पता लगता है कि आचार्य भद्रबाहु के समय तक दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में विशेष महत्व नहीं था, लेकिन बाद में मतभेद बढ़ता चला गया। इसका मुख्य कारण दिगंबरों की रूढ़िवादी विचारधारा थी। इसमें उनकी अनुशासन और कठोर जीवन को श्वेतांबर मानने को तैयार नहीं थे। मतभेद के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। पहले, दिगंबर स्त्री मुक्ति का निषेध करता है। श्वेतांबर परंपराओं के 19वीं तीर्थंकर मल्लिनाथ को मल्ली कुमारी के रूप में स्वीकार किया गया है। दिगंबर संप्रदाय के सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञानी हो जाने पर केवलाहार नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? अशोक के स्तंभ और उनके शीर्ष पर स्थित पशु। लोरिया नंदगढ़ वृषभ से संबंधित नहीं है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। रामपुरवा में शह है, सांची में शह है और शकीशा में भी गज है। शकीशा में क्या है? गज है। धीरे धीरे सरक जाता है गज। लोरियागढ़ के नंदगढ़ के अशोक स्तंभ में शीर्ष पर सिंह की प्रतिमा बनी हुई है, ना कि वृषभ की। लोरिया नंदगढ़ का शह एवं स्तंभों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और अखंड है। लोरिया नंदनगढ़ भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है? सह है। सांची में भी सह है, रामपुरवा में भी सह है और शंकीशा में क्या है? गज है। नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि चंद्रगुप्त के
समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है, तो पहला सही है। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा एवं मौर्यों का उल्लेख करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कारण क्या है, क्यों कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद माना जाता है? क्योंकि पतंजलि ने इनका उल्लेख नहीं किया है। तो दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या करता है आर। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद माना जाता है। पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की राज्यसभा में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने कौटिल्य का संज्ञान नहीं दिया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म के पूर्व संपादित किए जाते हैं? तो बच्चे के जन्म के पूर्व गर्भाधान संस्कार हो जाता है, पुंसवन संस्कार हो जाता है और सीमांतोन्नयन संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवंत और सीमांतोन्नयन, ये तीनों ही जन्म के पूर्व संपादित किए जाते हैं। सबसे पहले गर्भाधान, फिर पुंसवन आता है, फिर सीमांतोन्नयन आता है। ये तीनों संस्कार बच्चे के जन्म के पूर्व आते हैं, जबकि सहधर्मचारिणी एवं संयोग 16 संस्कारों में एक नहीं है। निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र में समुद्र शय्यान को पत्नीय कर्म कहा गया है? तो ये हो जाएंगे बौधायन में। समुद्र शय्यान को पत्नीय कर्म कहा गया है बौधायन में। बौधायन में समुद्र शय्यान को पत्नीय कर्म कहा गया है। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ शुल्ब सूत्र और श्रोत्र सूत्र के रचयिता हैं। उस समय भारत में रेखा गणित ज्यामिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। तो बौधायन के द्वारा गणितज्ञ शुल्ब सूत्र और श्रोत्र सूत्र की रचना की गई है। शुंग काल में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हित किया जाता था? तो शुंग काल में भगवान बुद्ध के लिए छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और बोधि वृक्ष, इनसे चिन्हित किया जाता था। शुंग काल में बुद्ध को छत्र, चरण चिन्ह, धर्म चक्र और बोधि वृक्ष से चिन्हित किया जाता था। शुंगों के शासनकाल में बुद्ध स्तूप की साज संभाल के लिए अनेक कार्य किए जाते थे। उदाहरण के लिए भरहुत और सांची के स्तूपों में वे अंश, रेलिंग आदि जो कि लकड़ी के लिए बने हुए, मतलब लकड़ी से बने हुए थे। नेक्स्ट आते हैं, सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रतिग्राहिता के मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध था, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध था, राज कर्मचारियों द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध था। ये सभी सही हैं, लेकिन विशिष्टि पर प्रतिबंध ये इनसे संबंधित नहीं है। सातवाहन काल में भूमि का आदान प्रदान ब्राह्मणों और बुद्धों के बीच किया जाता था। सातवाहन अभिलेखों के प्रतिग्रहिता को मिलने वाले परिहारों में सेना के प्रवेश के प्रतिबंध तथा राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध तथा राज कर्मचारियों द्वारा लवण अर्थात नमक के खनन पर प्रतिबंध का उल्लेख है, जबकि विशिष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। नमक पर कर मतलब नमक के उत्खनन पर कर था, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध था। सातवाहन अभिलेखों में प्रतिग्राहिता को मिलने वाले परिहारों में सेना के प्रवेश पर भी प्रतिबंध था। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित कराया है? तो शिव का अंकन मिलता है हर्ष, शशांक, वसुदेव और बिम्बकटविशस्म। सभी में हर्ष, शशांक, वासुदेव और बिम्बकटविशस्म के सिक्कों पर शिव का अंकन है। हर्ष, शशांक और वासुदेव एवं बिम्बकटविशस्म, इन चारों ने अपने सिक्कों पर शिव को अंकित कराया है। वासुदेव ने सिक्के, जो वासुदेव के सिक्के हैं वो 275 से 300 CE के मध्य जारी किए गए थे। इन सिक्कों में अपने पूर्वजों द्वारा जारी सिक्कों के साथ बेहतर साम्य दिखाई देता है।
नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। अभिलेख का स्थान और अभिलेख का प्रचलनकर्ता बताना है, किसने उनका प्रचलन किया है। पहले आते हैं जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्रदामन से संबंधित है। मंदसौर का अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। जौगढ़ का अभिलेख जाना जाता है अशोक के लिए, और जो मेहरौली का स्तंभ लेख है वो जाना जाता है चंद्र के लिए। मेहरौली चंद्र के लिए जाने जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से शक संवत 72 के अभिलेख से रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मंदसौर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख अभिलेख है। इसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था। जौगढ़ का अभिलेख अशोक ने खुदवाया था। जौगढ़ उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। इसमें कलिंग की प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। मेहरौली का अभिलेख राजा चंद्रकेन ने खुदवाया था। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताना है। कथन 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया था कि देश में कोई भी संभात व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था, तो पहला सही है। दूसरा, अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभात व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। यह व्यक्तित्व बिल्कुल सही है तथा अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को नियंत्रित कर दिया था। ये दोनों कथन कारण सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम हैं। नीचे दिए गए कूट में सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार उनके क्रम को इंकित करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। मतलब हमें क्या बताना है, बंगाल के भूमि मापों का नाम बताना है और सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार। सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़े में आते थे पाटक, बड़ा सा पाटक, फिर उससे छोटा होता था कुल्या बाप, फिर होता था द्रोण बाप। पहले पाटक, फिर कुल्या बाप, फिर द्रोण बाप। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बंगाल के भूमि मापों के नाम कुल्या बाप और द्रोण बाप पाटक हैं। इसमें सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार होगा पाटक, कुल्या बाप और द्रोण बाप। किनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है? तो जलकर मिलता है गढ़वाल में। किसे मिलता है? गढ़वाल में मिलता है। बेचारा गढ़ जाओगे, जलकर नहीं दोगे, तो जलकर का साक्ष्य मिलता है गढ़वालों में। गढ़वालों ने कई विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें से एक कर था जलकर, जो कि गढ़वालों के अभिलेखों में मिलता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है? तो ये सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। निम्नलिखित में से कौन बड़े तमिल संत थे? नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से उत्तर का चयन कीजिए। तमिल संतों में आते हैं अप्पार, सुंदरमूर्ति और माणिक वासगर। ये तीनों ही तमिल संत हैं, बहुत बड़े, जबकि मल्लिकार्जुन पंडित नहीं हैं। और ये सुंदरमूर्ति तो वहाँ से आते हैं ना, कांचीपुरम से, मदुरई वगैरह से रहते थे। बड़े तमिल संतों के नाम हैं अप्पार, सुंदरमूर्ति और माणिक वासर। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है, बताइए राष्ट्रकूटों के बारे में। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था। सही है कि जो
इंद्र तृतीय है, इसने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम को पराजित किया था। दूसरा, कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था। ये भी सही है कि जो कृष्ण तृतीय हैं इन्होंने तक्कोलम के युद्धों में चोलों को पराजित किया था। नेक्स्ट आते हैं कविराज मार्ग का लेखक निपतुंग है, ये भी सही है। जबकि एलोरा के कृष्ण द्वितीय के आदेश पर कैलाश मंदिर काटकर बनाए गए थे, तो ये गलत है। जबकि ये एलोरा में कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे, तो ये गलत हो जाएगा। इंद्र तृतीय ने प्रतिहार राजा महिपाल को पराजित किया था। राष्ट्रकूटों ने कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोलों को पराजित किया था। और रविराज मार्ग का लेखक निपतुंग था। जबकि एलोरा में कृष्ण द्वितीय के आदेश से कैलाश मंदिर काटकर बनाए गए थे। यह वक्तव्य गलत हो जाएगा। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट आता है चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम क्या था। तो चोल काल में लगान वसूली का माध्यम था ग्राम सभा। चोल काल में प्राचीन भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। और स्वशासन में जो ग्राम सभाएं होती थीं वे काफ़ी अधिकार उनको दिए जाते थे। जो लगान वसूली हुआ करती थी उनका अधिकार ग्राम सभाओं को चोल शासन में दिया गया था। कश्मीर के निम्नलिखित राजाओं के कालानुक्रम बताइए। पहले आते हैं दुर्बल वर्धन, फिर आते हैं चंदापीड़ दूसरे नंबर पर, तीसरे आते हैं ललियादित्य और चौथे आते हैं अवंती वर्मन। सी आंसर सही हो जाएगा। अवंती वर्मन, चंद्रपीड़, दुर्लभ वर्मन और ललियादित्य ने ये तीनों नहीं चारों ही कश्मीर के राजा थे। और इनका सही कालानुक्रम होगा दुर्बल वर्धन, चंद्रपीड़, ललितादित्य और अवंती वर्मन। निम्नलिखित में से लेखों के क्रम को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, जो लेखक दिए गए हैं उनको हमें बताना है कौन सा सही समय पर था। पहले आते हैं विक्रमार्जुन विजय, दूसरी आती है मिताक्षरा, तीसरी आती है मनोल्लास और चौथी आती है चतुर्वर्ग चिंतामणि। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका है जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। यह ग्रंथ जन्मना अधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमार्जुन विजय 10वीं शताब्दी में लिखी गई रचना है। चतुर्वर्ग चिंतामणि हिमाद्री पंत बहुत ही धार्मिक पुस्तक है। अगर इन पुस्तकों के कालक्रम को देखा जाए तो इसका सही क्रम होगा विक्रमार्जुन विजय, मिताक्षरा, मनोल्लास और चतुर्वर्ग चिंतामणि। नेक्स्ट आता है किन अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण के एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, अर्थात लाट संधि विग्रहिक है। तो ये हो जाएगी कल्याण चालुक्य, लाट संधि विग्रहिक कल्याण चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों के अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है जो कि था लाट संधि विग्रहिक। कल्याण चालुक्य 10वीं से 12वीं शताब्दी के राजा थे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित राजाओं को कालानुक्रम में देखिए। सबसे पहले आते हैं प्रतिहार भोज, उनके बाद आते हैं कलचुरी के कर्ण, तीसरे हैं गढ़वाल के गोविंद चंद और चौथे आते हैं चंदेल के परमादिदेव। सबसे पहले आते हैं प्रतिहार भोज जो कि 6वीं शताब्दी से 1036 ईस्वी तक रहे हैं। कलचुरी कर्ण 1041 से 1073 तक रहे हैं। गढ़वाल गोविंद चंद 1114 से 1155 तक रहे हैं और चंदेल परमादी ये 1165 से 1203 तक इनका शासन रहा है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मंदिर और उनसे निर्माणकर्ता रानी बताइए। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में निर्माण करवाया गया था कोला देवी के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण करवाया है वासटा ने। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल में बनवाया है तिलोक महादेवी के द्वारा। और विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल में इसको लोक महादेवी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। इसका संबंध त्रेता युग और द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में वासटा रानी के द्वारा किया गया था। मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल में स्थित है, जो कि रानी लोक महादेवी त्रिलोक महादेवी के द्वारा बनवाया गया था। बादामी के चालों के द्वारा बनवाया गया है मल्लिकार्जुन के मंदिर पट्टदकल से। और विरूपाक्ष मंदिर भी पट्टदकल में स्थित है और यह रानी लोक महादेवी के द्वारा बनवाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैन ग्रंथ और उनसे संबंधित लेखक बताइए। कुवलमाल्या, इसकी रचना की गई है उद्योतन शूरी के द्वारा। समराइच कथा, समराइच कहा, ये हरिभद्र के द्वारा लिखी गई है। तिलक मंजरी धनपाल के द्वारा लिखा गया है। और यश तलिक, जो यश तलिक है वो चंपू लिखे गए हैं सोमदेव के द्वारा। इसका सही हो जाएगा डी। कुवलमाल्या को उद्योतन शूरी ने लिखा है। समराइच कहा को हरिभद्र ने लिखा है। सबको समझ के अपनी इच्छा से कुछ ही बोल देते हैं हरिभद्र। तिलक मंजरी को लिखा गया है धनपाल के द्वारा। और यश तिलक चंपू को लिखा गया है सोमदेव को द्वारा। गोलकी मठ के विषय में निम्नलिखित में से कथन सही है बताइए। यह डाहल मंडल में स्थित है, तो सही हो जाएगा कि डाहल मंडल में स्थित है। यह एक शैव मठ है, ये भी सही है। इसके रखरखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने ग्रामों का दान दिया था, ये सही है कि कलचुरी युवराज प्रथम ने गांवों का दान दिया था। सद्भाव शंभु मठ के महंत थे, ये भी सही है। गोलकी मठ के विषय में दिए गए चारों वक्तव्य सही हैं। गोलकी मठ डाहल मंडल में स्थित है, यह एक शैव मठ है तथा गोलकी मठ के रखरखाव के लिए कलचुरी युवराज प्रथम ने ग्रामों का दान दिया था। गोलकी मठ के प्रमुख सद्भाव शंभु थे, इनके अधिक महत्व है। ये महत्वता थी सद्भाव शंभु के। नेक्स्ट आते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का प्रयोग होता था, तो ये कूपों द्वारा सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। पूर्व मध्यकाल में घंटी यंत्र का प्रयोग कूपों द्वारा सिंचाई करने के लिए कृषि के क्षेत्र में किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। कथन बताने हैं और कारण बताना है। कथन कहता है कि जयवर्मन द्वितीय ने कंबुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की थी, पहला सही है। इसके द्वारा कंबुज को स्वतंत्र रखना चाहता था, ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जयवर्मन प्रथम ने कंबुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की थी, क्योंकि इसके द्वारा वह कंबुज को स्वतंत्र रखना चाहता था। कथन कारक दोनों वक्तव्य सही हैं और कथन कारक एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट आता है वह अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है बताइए। वह खुरासान में कारख का निवासी था, तो पहला गलत हो जाएगा। इसने 951 में भारत की यात्रा की थी, सही है। इसने किताब अल अकलीम और मशालिक वल मामलिक लिखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। कहा जाता है कि इसने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, तो ये भी सही हो जाएगा। अरब यात्री इस्तखरी ने 951 भारत की यात्रा की थी। इसने किताब अल अकलीम और मशालिक वल ममालिक लिखा है,
इफ्तिखारी ने विश्व का एक मानचित्र बनाया था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। वह ईरान के इफ्तिखार शहर का निवासी था। नीचे दिए गए कौन से वक्तव्य सही हैं बताइए। पहला, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संत जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता है। तो पहला सही हो जाएगा। वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था और उनकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रियों के मतों से प्रभावित थीं। तो ये गलत हो जाएगा। रजिया को अपने उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उनमें उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं थी। तो ये सही है। दूसरा, पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण इन्हें सूफियों को सौहृदय हासिल था और उसने उनका पूरा फ़ायदा उठाया था। तो ये भी सही है। सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संत जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी करते समय उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की थी। रजिया पहली महिला शासिका बनी। इल्तुतमिश को पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण सूफियों का सौहृदय हासिल था, जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इजाज़ ए खुशरवी अमीर खुसरो की पुस्तक है। नूह सिपाहर भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। गुनियात उल मुनियात ये नहीं लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। और किरान उश सुदीन की रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई है। गुनियात अल मुनियात शाहव सरमादी की रचना है, यह पर्शियन थे। और इजाज़ ए खुशरवी, नूर सिपाहर, किरान उल सुदीन ये तीनों ही अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? तो ये हो जाएंगे सुल्तान जैनुल आवादीन। महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के सुल्तान जैनुल आवादीन ने अधिकृत किया था। जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो इनका संबंध है मालवा और गुजरात से। जैन कल्पसूत्र मालवा गुजरात से संबंधित हैं। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र वर्णित हैं। भद्रबाहु इसकी रचना मानते हैं, मतलब भद्रबाहु इसकी रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र वर्णित है। निम्नलिखित वक्तव्य बताइए कथन कारण। कथन कहता है, वर्णी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहता है, जैसे कि मैं निम्न कुल से उत्पन्न लोगों से मूर्तियों से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने बर्नी उसे निम्न कुल से उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र नजवा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान, बदायूं के उसके नियंत्रण में रखे गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल से उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबों का प्रशासन किस प्रकार दिया है? तो पहला सही है। दूसरा, सुल्तान यह मानता था कि योग्यता के आधार पर पदों पर नियुक्ति हो। प्रशासन में जन्म को लेकर जो भी विचार प्रचलित हों उन्हें उसने खत्म किया था और निम्न कुल से उत्पन्न लोगों को प्रशासन में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। तो ये भी सही हो जाएगा। और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। वर्णी लिखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार कहते हैं कि जैसे ही मैं निम्न कुल से उत्पन्न व्यक्तियों की मूर्ति से भी अधिक घृणा करता हूँ, फिर भी मैंने अर्थात बर्नी ने उसे निम्न कुल से उत्पन्न एक संगीतकार के पुत्र
नज़वा को इस हद तक बढ़ावा देते हुए देखा है कि वह बहुत सारे मालिकों से ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंचा। गुजरात, मुल्तान, बदायूं उसके नियंत्रण में दिए गए। यह आश्चर्यजनक है कि उसने निम्न कुल से उत्पन्न हुए व्यक्ति को ऊंचे पद, व्यापक भूभाग और बड़े सूबे का प्रशासन किस प्रकार दिया। कथन कारण दोनों ही सही हैं। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को आत्मसात किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदब उस सलातीन, मुआशिर उस सलातीन जैसे पुस्तकें उसने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी। ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी। उन्होंने यह पूरी तरह से दिल्ली में अनुकरण के लिए ललायत था। तो ये इल्तुतमिश के बारे में बात की जा रही है। सुल्तान ने फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को आत्मसात किया, उन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन, मुआसिर उस सलातीन जैसी पुस्तकें जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांतों के संबंध में थी। वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण के लिए ललायत था। यह कथन इल्तुतमिश के विषय में है। निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया था कि मुस्लिम महिला अपने घर से बाहर और दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाएंगी? तो ये कहा था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बहलुल लोदी के द्वारा नहीं, और सिकंदर लोदी के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा ये फरमान जारी किए गए थे। रोज़ रोज़ नहीं जाएंगी, सिकंदर लोदी ने बोल दिया था। फिरोज शाह तुगलक वंश का राजा था, जिसने मुस्लिम महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया। मुस्लिम महिलाएं दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थीं, जबकि सिकंदर लोदी वंश का द्वितीय शासक था। इसने भी समान परिस्थितियां मुस्लिम महिलाओं के सामने रखी थीं। नेक्स्ट आता है कथन कारण बताने हैं। बलबन ने महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की थी। इनका चयन मुतशिफ़ों में से था। वह एक दीवानी अधिकारी था और उसका कार्य लेखा और रिकॉर्ड से संबंधित था। तो पहला सही है। दूसरा, वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही हैं क्योंकि बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक था, जिसने अपनी महत्वपूर्ण इक्ताओं में ख्वाजा की नियुक्ति की थी, जिसका कार्य लेखा एवं रिकॉर्ड से संबंधित था। यह ऐसे अधिकारी होते थे जो राजस्व बंटवारे पर पैनी दृष्टि और मुक्ताओं की गतिविधियों पर नियंत्रण को दर्शाती है। अकबर के अमीरों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, बताइए। अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में इसके अमीरों में मुख्यतः तुरानी और खुरासानी अमीर थे। तो पहला सही है। 1561 में इसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती शुरू की, जिन्हें उनके पैतृक स्थानों को मनसबों के एवज में रखने के अधिकार दिए गए थे। तो ये भी सही है। साथ ही शेख ज़्यादा भारतीय मुसलमान अमीरों के साथ भेदभाव कर रहा था, ये गलत है। अमीरों पर नियंत्रण के लिए उसने उनकी जागीरें वापस ले ली, उन्हें नकदी भुगतान किया गया। साथ ही घुड़सवार सेना के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उसने दाग और उपस्थित संबंधी नियम सख्ती से लागू किए थे। तो ये भी सही हो जाएगा। चूँकि अकबर को काफ़ी उदार प्रवृत्ति का शासक माना जाता है, वह हिंदुओं के प्रति घृणा भाव नहीं रखता था, इसलिए उसने राजपूत राजकुमारों की भर्ती भी शुरू की। अकबर के अमीरों में प्रधानतः तुरानी खुरासानी अमीर थे।
अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने उनकी जागीरों को लेकर नगदी भुगतान किया था। नेक्स्ट आते हैं कबीर की रचनाओं से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है बताइए। कबीर पंथियों द्वारा रचित कबीरों के पद में सर्वाधिक श्रद्धेय संग्रहों की बीजक हैं जो कि आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो पहला सही है। पंजाबी परंपराओं की बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित कबीर के पद अपेक्षाकृत कम प्रामाणिक हैं, तो ये भी सही है। साल्ट वर्डविल का तर्क है कि आदि ग्रंथ में संग्रहित कबीर संग्रह कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त है, तो ये भी सही है। डेविड लॉरेंस का मानना है कि कबीर के सभी तीनों प्रमुख संग्रहों में अन्य स्रोतों से ली गई सामग्री के प्रपेक्ष है, तो ये भी प्रक्षेप में है, तो ये भी सही है। कबीर 15वीं शताब्दी की भारतीय रहस्यवादी कवि थे। इन्होंने बीजक ग्रंथ की रचना की है। पंजाबी परंपरा के बजाय दादू पंथियों द्वारा पंचवानी में रचित पद अपेक्षाकृत कम प्रमाणित हैं। साल्ट वालविल का तर्क है कि यदि आदि ग्रंथ में संग्रहित ग्रंथ कबीर पंथियों के सांप्रदायिक आग्रहों से मुक्त हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तकनीक और उनसे संबंधित स्रोत बताइए। पहले आती है तकनीक। भारत में चरखा का प्रथम उल्लेख मिलता है इशामी के ग्रंथों से। फिर साबुन का निर्माण ये सीरत ए फिरोज शाही ने किया था, उसकी सीरत सुधारने के लिए। सिलेंडर और पिस्टन सिरिंज का प्रयोग सबसे पहले किया गया है मांसरेट के द्वारा। और धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेंच का प्रयोग थिवानों के द्वारा किया गया था। भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख इशामी ने किया है। साबुन के निर्माण की बात सीरत ए फिरोज शाही में लिखी गई है। सिलेंडर और पिस्टन सिरिंज का उल्लेख मासेराट ने किया है। धातु पर लगे हुए चूड़ीदार पेंच का उल्लेख थिवानों ने किया है। नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपए की चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के उत्तर पूर्वी ढलानों की खदानों से होती थी। इसके साथ इसकी समीपता विभिन्न बाजारों में मूल्य के अंतरों के प्रसार के तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती थी। तो दूसरा गलत है, पहला सही था। मध्यकाल में दाम तांबे के मूल्य को जानने का उतना ही सूचक था जितना रुपए चांदी के मूल्य का। रोचक बात यह है कि तांबे की धातु के संबंध में क्षेत्रीय कीमतों की विविधता सोने और चांदी से बहुत अधिक महत्व रखती थी। यह कथन सही है, लेकिन कारक तांबे की आपूर्ति मुख्यतः अरावली और विंध्य श्रृंखला उत्तर पूर्व ढलानों की खदानों से की जाती थी। यह कथन गलत हो जाएगा। एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से अजमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोक लगा दी गई थी? तो ये थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह के लिए। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के लिए एक शाही फरमान के द्वारा मकराना संगमरमर का प्रयोग रोक दिया गया था। मिर्ज़ा राजा जय सिंह को एक शाही फरमान द्वारा अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग से रोक लगा दी गई थी। राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए। यात्री और उनके मूल देश। निकोलो कोंटी इटली से आया था, सही है। आर निकेतन ये रूस से आया था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अब्दुल रज़ाक सीरिया से नहीं आया था। अब्दुल रज़ाक सीरिया से नहीं था बल्कि फ़ारस का था ये। निकोलो कोंटी तो निकालिए एक इटली, तो इटली से आया था। यह इटली का रहने वाला था, जबकि जो अथानासियस निकेतन है यह रूस का था। निकिता को बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, तो निकेतन कहाँ से था? रूस से था।
इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जबकि जो अब्दुल रज़ाक है यह सीरिया का नहीं बल्कि फ़ारस का रहने वाला था। यह देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसके परदादा ने बहुत सारे पशु, पौधों और लोगों के बारे में लिखा था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीरें बनाने का आदेश नहीं दिया था। तो इनका नाम है बाबर और जहांगीर, सही हो जाएंगे। चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों का विशिष्ट योगदान रहा है। इन्होंने राजदरबार, शिखर, प्राकृतिक पशुओं तथा युद्ध के दृश्यों से संबंधित नए विषयों को प्रारंभ किया था। बाबर और जहांगीर परदादा प्रपुत्र की जोड़ी ऐसी थी जिन्होंने इन सभी के विषय में लिखा जरूर था, लेकिन अपने चित्रकारों को उनकी तस्वीर बनाने का आदेश नहीं दिया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था? जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थी। तो इसका नाम हो जाएगा अकबर। अकबर अनपढ़ था, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्त करना या जानकारी प्राप्त करने का बहुत शौक था, अतः उसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखवा दिया था, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उसे पुस्तकें पढ़कर सुनाती थीं। नेक्स्ट आता है, एक मुग़ल बादशाह ने रूढ़िवादी धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया या जुबान एक कुदरत नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो कि गूंगे महल के नाम से जाना जाता था, उसमें रखा। वह मुग़ल बादशाह कौन है? तो उसका नाम हो जाएगा अकबर। अकबर ने नवजात बच्चे के लिए छात्रावास बनाया जहां कोई नहीं रहता था, और उसमें वह नवजात बच्चे को उस छात्रावास में रखवा दिया। वहाँ पर सिर्फ नर्स जाती थी बच्चों की देखभाल के लिए, जो कि एक गूंगी थी। वह उन बच्चों को लालन पालन करती थी। कुछ सालों बाद अकबर उस महल में गया और 4 वर्षीय बच्चे के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा बोलने में असमर्थ पाया गया। अकबर का दिया गया तर्क यहाँ सही सिद्ध हुआ। नेक्स्ट आते हैं, अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपियों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अकबरनामा की मुगल चित्रकला में अक्सर एक चित्र के साथ 2 चित्रकार संबंध थे, तो पहला सही है। लेखांकन और रंगाई अक्सर एक चित्रकार द्वारा की जाती थी, ये भी सही है। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे, ये भी सही है। कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीनों भिन्न चित्रकारों द्वारा की जाती थी, तो ये भी सही है। चारों ही अकबरनामा में चित्रित पांडुलिपियों से संबंधित सही है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। इसे फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। अकबरनामा की मुग़ल चित्रकारी में अक्सर एक चित्र के साथ 2 चित्रकार संबंधित थे, और मुग़लकालीन चित्रकारी में रंगाई और रेखांकन अक्सर एक चित्रकार द्वारा ही की जाती थी। सहयोगी केवल पोर्ट्रेट को पूरा करते थे, लेकिन कुछ खास चित्रों में रेखांकन, रंगाई और पोर्ट्रेट तीनों अलग अलग चित्रकारों द्वारा किया जाता था। ऐसा अबुल फजल ने अकबरनामा में चित्र पांडुलिपियों में लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन से जहांगीर के दरबार में थे? तो जहांगीर के दरबार में रहे हैं अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये दोनों ही अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में थे। उस्ताद मंसूर को मंसूर नाम से जाना जाता है, जो कि मुग़ल दरबार के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। अबुल हसन भी जहांगीर का सर्वाधिक प्रचलित चित्रकार था। उसे बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। अबुल हसन द्वारा चिनार की वृक्ष का बनाई गई गिलहरी का चित्र है, जिसे जहांगीर विशेष पसंद करते थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है, बताइए। अपने साम्राज्य या स्वराज्य में शिवाजी ने दक्कनी सुल्तानों के प्रारूप पर नियमित प्रशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसमें कर बहुत कम थे, तो पहला गलत हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु से उनकी द्वारा स्थापित नीति को क्षणिक धक्का लगा, क्योंकि उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, तो ये सही है। मराठा सरदारों ने शक्ति से हासिल चौथ द्वारा अपने संशोधन को बढ़ाया। इसे
दे पाने की स्थिति में विद्रोही क्षेत्रों को लूटपाट का शिकार होना पड़ा, तो ये भी सही हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र की विधवा ताराबाई ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था तो नहीं किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा और चौथा ही बस सही है। छत्रपति शिवाजी प्रसिद्ध मराठा राजा थे। इनमें मुगल प्रशासन के विशाल सागर के खिलाफ अकेले खड़े होने का साहस था। औरंगजेब के शासन के दौरान शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती देने के लिए शिवाजी प्रसिद्ध हैं। लंबी बीमारी के चलते 1680 में शिवाजी ने दम तोड़ दिया और औरंगजेब ने उनके पुत्र संभाजी को कैद करवा के मार डाला। नेक्स्ट आता है कश्मीर और उनके बागों की खूबसूरती से प्रभावित होने के बावजूद निम्नलिखित में से किस बादशाह ने अपने शासन के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य या प्रशासन कार्यों के सिवाय कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना था कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। तो ये कथन था औरंगज़ेब का। जब औरंगज़ेब ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की तो वह वहाँ की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बादशाह बनने के छठे वर्ष में आदेश दिया कि कोई भी बादशाह सैन्य या प्रशासनिक कार्यों के सिवा कश्मीर की यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि उसका मानना है कि आमोद प्रमोद के शौक को पूरा करने के लिए कश्मीर जाना उपयुक्त कारण नहीं है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बनाया जाएगा पहले शेरशाह सूरी का मकबरा बनेगा सासाराम में। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु होगी तो हुमायूं का मकबरा बनाया जाएगा। फिर बनाया जाएगा चार मीनार का हैदराबाद और फिर गोल गुंबज का बीजापुर में निर्माण किया जाएगा। सासाराम में बनाया जाएगा शेरशाह का मकबरा। सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बिहार के सासाराम में अपने जीवन काल में स्वयं बनवाया था 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आता है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है और हुमायूं की विधवा बेगम हामिदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट आता है चार मीनार। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद को सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसे 1551 में बनवाया था। नेक्स्ट आता है गोल गुंबज, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। फारसी वास्तुकला दाबुल में याकूत द्वारा 1646 में इसको बनवाया गया था। किसने बनवाया है? दाबुल के याकूत वास्तुकार के द्वारा बनवाया गया है 1646 में। आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैन शब्दावली और उनके अर्थ बताइए। पहले आता है भद्रक। ओके, भद्रक का संबंध है जैन के जो दिगंबर मंदिर प्रबंधक होते हैं उन्हें भद्रक कहा जाता है। फिर आता है छुलक। छुलक का संबंध है दिगंबर जैन मुनि की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? छुलक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है श्रवक। श्रवक का संबंध है जैन उपासक से, जो श्रवण करते हैं जैन उपासक श्रवक कहलाते हैं। यति। यति का संबंध है श्वेतांबर भिक्षु, जो कि धार्मिक दिनचर्या का अच्छी तरह से पालन करते हैं। यति श्वेतांबर भिक्षु जो कि धार्मिक दिनचर्या का अच्छी तरह से पालन करते हैं। भद्रक जैन संप्रदाय के दिगंबर मंदिरों के प्रबंधक हुआ करते थे, जबकि छुलक एक ऐसी आरंभिक जैन मुनि की दीक्षा संस्कार की अवस्था थी दिगंबर संप्रदाय की, जबकि श्रवक जैन धर्म में जैन उपासक माने जाते थे। यति जैन धर्म के श्वेतांबर भिक्षु थे, धार्मिक दिनचर्या की अच्छी तरह से पालन करने वाले या करते थे। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया था। इस प्रकार गुरु के पद को वंशानुगत बना दिया गया था, तो ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया, यह कथन गलत हो जाएगा। जबकि कारण
बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी उनका दामाद रामदास को बनाया गया और उनकी वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया गया। गुरु अमरदास को अपने लंगर परंपरा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की, एक नया कैलेंडर प्रारंभ किया और किन गुरुओं के नाम वाले सिक्के जारी किए थे? तो उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के जारी किए थे। बंदा बहादुर प्रसिद्ध सिख सैनिक एवं राजनीतिक नेता थे। वे भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख सैन्य प्रमुख थे और सरहिंद आक्रमण के बाद बंदा बहादुर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी और एक नया कैलेंडर प्रारंभ किया था और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए थे। निम्नलिखित लेखक और उनकी रचना बताइए। सूचीबद्ध में से कौन सी सही नहीं है वो बताने हैं। पहले निज़ामुद्दीन अहमद का संबंध है तबकात ए अकबरी से, पहला सही है। खाफी खां मियासिर ए आलमगिरी से संबंधित नहीं है। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा पातशाहनामा लिखा गया है और मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया है आलमगीर नामा। मोहम्मद काजिम ने लिखा है आलमगीर नामा, अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है पातशाहनामा, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है तबकात ए अकबरी। खाफी खां की पुस्तक और रचना मुंतखाब उल लुवाक है। साखी मुस्तैद खां की रचना माशिर ए आलमगिरी है, जिसमें औरंगज़ेब के शासनकाल का वर्णन है। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक था। इस क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं था तथा उसने इसका क्रियान्वयन कठोरता से किया था, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, अकबर ने इन सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया गया था, लेकिन बिहार और बंगाल में विद्रोह भड़क उठे थे, तो ये वाला सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व के स्रोत मुख्यतः दो भागों में बटे थे, केंद्रीय और स्थानीय। भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसमें जो कथन है वो गलत है, क्योंकि अकबर भूमि की पैमाइश और भू राजस्व की नगद उगाही के विस्तार का इच्छुक नहीं था और वह इस क्षेत्र में समझौता करने को भी तैयार था। कारक सत्य है, क्योंकि अकबर ने भूमि सुधारों को शाह मंसूर और टोडरमल के नेतृत्व में लागू किया था। इस समय बिहार और बंगाल में विद्रोह हो गए थे। हुंडी के निमित्त नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी, तो इसे 8 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 8 कहा जाता था। हुंडी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एक पत्र या कागज जिस पर एक महाजन दूसरे महाजन को, जिससे लेन देन का व्यवहार होता है, कुछ पैसे देने के लिए लिखकर किसी को रुपए के बदले में देता था। ऐसी हुंडी व्यवस्था मध्यकाल में चलती थी, जिससे छूट की दर 8 होती थी। नेक्स्ट आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कारीगर और आधुनिक अभिधान बताइए। यहीं देख लेते हैं यार, पीछे कहाँ जाएंगे। देखो, आहक पूजान का संबंध है चूनगढ़ से। खिस्त मालान यह राजगीर होते हैं। परचिनकार नकश है और सुर्खी कूप का संबंध है ईंट तोड़ने वाले से। तो कारीगर और उनसे संबंधित आधुनिक अभिधान। आहक पूजान का मतलब क्या होता है? चूनगार से होता है, जो पूजा करने के लिए चूना डालता है ना, वही। तो आहक पूजान मतलब चूना डालने वाला। खिस्त मालान मतलब वो जो जागीर को किस्त पे देता है। खिस्त मालान मतलब जागीरों को किस्त पे दे रहा है। परचिनकार मतलब एक पर्ची पर नक्शा बना रहा है, तो परचिनकार मतलब नक्शा। सुर्खी खूब मतलब जो खोद के ईंटों को तोड़ रहा है, तो सुर्खी खूब का मतलब है ईंट तोड़ने वाला। नेक्स्ट आता है, तैमूर के घराने के समस्त संप्रभु शासक, यहाँ तक कि सिकंदर लोधी के काल से अब तक दिल्ली के समस्त शासकों में से कोई भी निष्ठ, आत्मसंयम और न्याय में इसके बराबर नहीं था। उपयुक्त अवतरण में खाफी खां निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की न्यायप्रियता की सराहना कर रहा है? तो ये औरंगज़ेब की न्यायप्रियता की सराहना कर रहे हैं खाफी खां।
काफ़ी खान ने अपनी पुस्तक मुंतखाब उल लुबाक में औरंगज़ेब के शासन का विस्तार में वर्णन किया है कि इसने काफ़ी खान ने औरंगज़ेब की निष्ठा, आत्मसंयम और न्याय की भी चर्चा की है। इसके अनुसार औरंगज़ेब की न्यायप्रियता बाकी सभी सम्राटों से सर्वाधिक उत्तम थी। नेक्स्ट आते हैं, उन इतिहासकारों का नाम बताइए जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय राज्य के केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो इनका नाम हो जाएगा वटनस्टाइन और फ्रैंक पॉलिन और वटनस्टाइन के द्वारा प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे केंद्रीय प्रवृत्ति पर भारत के राज्य की। वटनस्टाइन और फ्रैंक पॉलिन ने ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने मध्यकालीन भारत के विषय की चर्चा की तथा भारतीय राज्य की केंद्रीकृत प्रवृत्ति पर प्रत्यक्षतः प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। देखो, इब्ने हसन के द्वारा लिखी गई है द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। पी सरन के द्वारा लिखी गई है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द मुगल्स। मूलैंड के द्वारा लिखा गया है इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। एम अतहर अली के द्वारा लिखा गया है द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगज़ेब। चलो हम इनको देखते हैं थोड़ी सी ट्रिक बना के। इब्ने हसन, अब नहीं बनाएंगे स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो पूरा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ये बनाने के लिए छोड़ दिया है इब्ने हसन ने बोला द सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। पी शरण, ये शरण में चले गए, किसकी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी मुगल की, उनकी शरण में गए हैं, तो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मुगल्स। मूरलैंड, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, तो भैया और भी मुगल बच्चे हैं, तो डेथ के बाद अकबर की डेथ के बाद वो मूरलैंड है, तो इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर मूरलैंड के द्वारा लिखा गया है। एम अतहर अली के द्वारा द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगज़ेब लिखी गई है। नेक्स्ट आता है डुप्ले की अवज्ञा कर ला बदूनों द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारक नहीं है? तो डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न करना, अपनी स्वतंत्रता को जताना था। सामान्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। ला बुदोनों ने पहले ही अंग्रेज़ों को फिरौती के बदले मद्रास लौटने के लिए वचन दे दिया था, तो ये भी सही है। फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुदोनों को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, तो नहीं दिया था। फ्रांस के द्वारा तो इसको नहीं दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बुदोनों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण यह नहीं था कि फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बुदोनों को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था, जबकि सभी कारक इससे संबंधित थे। किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको सबसे पहले प्रयुक्त किया गया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समर्थन देते हुए सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया। यह अधिनियम ऐसा प्रावधान था जिसमें डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान को दलित के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा समझी थी। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भूसंपत्ति को स्थितियों के बारे में यह लिखा था कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुख क्रांति से ग्रसित हो चुकी है? तो ये कहा था होल्ट मैकेंजी के द्वारा, इसको होल्ड नहीं किया जा सकता। होल्ट मैकेंजी ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने महलवारी व्यवस्था 1822 में पंजाब, आगरा, मध्य प्रांत, दक्कन में शुरू की थी। इन्होंने उत्तर भारत में व्याप्त भू संपत्तियों की स्थिति के बारे में लिखा था कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक और दुख क्रांति से ग्रसित हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं वक्तव्य और
कारण बताने हैं। कथन कहता है कि 1857 के पहले हुए किसानों के कुछ विद्रोहों में पूरी तरह से सिर्फ आदिवासियों ने शिरकत की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण उनकी राजनीतिक स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण खतरे में पड़ने लगा था। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कंपनी की सरकार ने राजस्व में जो सुधार किए थे उससे भारतीय ग्रामीण समाज को बुनियादी रूप से प्रभावित किया और बदला था। तो ये भी सही हो जाएगा। और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी कुछ छोटे मोटे विद्रोह हुए थे जिसमें आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी स्वायत्तता और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखने लगे। लेकिन 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो सुधार किया गया उससे भारतीय ग्रामीण समाज की बुनियादी स्वरूप में बदलाव हुआ। यह कथन कारण दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आते हैं लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। पहले आते हैं विलियम के के द्वारा लिखी गई है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं जेवी मालेसन के द्वारा लिखा गया है इंडियन म्यूनिटी इन 1857। एडवर्ड जे थॉम्सन के द्वारा लिखा गया है द अदर साइड ऑफ द मेडल। और नेक्स्ट सर जॉर्ज मैकमून के द्वारा लिखा गया है द इंडियन म्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव। द इंडियन म्यूनिटी इन पर्सपेक्टिव लिखा गया है सर जॉर्ज मैकमून के द्वारा। पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं ट्रिक से याद। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक जॉन विलियम के, तो इनने बोला है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। सिपाही वार हुआ था, तो इन्होंने बोला कहाँ हुआ था, किसने किया था। सिपाहियों का व्यवहार था, सिपाहियों का वार था, उनका वॉर था। देखेंगे हम के वॉर किसका वार था, सिपाही का वॉर था। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं जेबी मालेसन। माल था इनके पास, इसलिए इनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। इंडियन म्यूनिटी इन 1857। एडवर्ड जे थॉम्सन, थामा भाई अब इनका साइड भी तो देख लो, थामा। तो एडवर्ड जे थॉम्सन के द्वारा द अदर साइड ऑफ द मेडल लिखा गया है। और सर जॉर्ज मैकमून के द्वारा लिखा गया है द इंडियन म्यूनिटी इन प्रोस्पेक्टिव। तो मैकमून का प्रोस्पेक्टिव भी देख रहे हैं इम्यूनिटी के लिए, तो द इंडियन म्यूनिटी इन प्रोस्पेक्टिव सर जॉर्ज मैकमून की है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध पार्श्वविद नहीं है। तो H.T. कॉलबुक हैं, H.H. विल्सन हैं, एडवर्ड एर्नोल्ड हैं, लेकिन चार्ल्स ट्रेवेलियन नहीं है। चार्ल्स ट्रेवेलियन इनके पार्श्वविद से संबंधित नहीं थे। चार्ल्स ट्रेवेलियन ब्रिटिश अधिकारी था और वह प्रशासनिक कार्य करता था। 1850 से 1860 तक कलकत्ता की कॉलोनियों में कार्य किया और आधुनिक भारत में कार्य किया, ना कि पार्श्व में। जबकि H.T. कॉलबुक, H.H. विल्सन और एडविन आर्नोल्ड ये तीनों ही पार्श्वविद थे। निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमा को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था। तो उनका नाम हो जाएगा जमाल उल दीन अफ़गानी। जमाल उल दीन अफ़गानी 19वीं शताब्दी के राजनीतिज्ञ थे। वह पर्शिया के रहने वाले थे। इन्होंने इस्लामिक पर पुस्तकें भी लिखी हैं तथा इन्होंने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था। यह उलेमाओं को सबसे बड़ी स्वतंत्रता संघर्ष में भारत का साथ देना चाहते थे, क्योंकि इन्हें इस बात का ज्ञान था कि यह सभी देशों के लिए घातक सिद्ध होंगे। ज्योतिबा फूले द्वारा प्रसारित विचारकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताइए। ज्योतिबा फूले इनके शब्द और कार्यकलाप सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं, तो पहला सही हो जाएगा। फूले ने समानता और तर्क संगतता पर निर्मित एक नए सामाजिक ढांचे के लिए कार्य किया है, तो ये भी सही हो जाएगा। फूले ने अपने आप को एक केवल
ब्राह्मणवादी संस्कृति प्रणाली से बाहर रखा, बल्कि हिंदू समाज से भी बाहर रखा था तो नहीं रखा था, तो ये गलत हो जाएगा। फूले ने उन सभी हिंदू धर्म ग्रंथों को अस्वीकार किया था जो कि ब्राह्मणवाद के आधिपत्य को वैधता प्रदान करता है, तो ये सही हो जाएगा। ज्योतिबा गोविंदराव फूले एक भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और दलितों के लिए कार्य किए। इनके कार्यकलाप और शब्द सार्वभौमिक मानवतावाद के रूप को प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण और हिंदू समाज से बाहर नहीं रखा था, वह धार्मिक थे। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसको दयालु या क्लीमेंसी विश्लेषण से संबोधित किया गया है, तो ये किया गया है लॉर्ड कैनिंग के लिए है, कैनिंग के लिए किया गया है सबसे ज़्यादा। लेकिन ये चलो देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ये 1856 से 1862 तक रहे थे। इनके शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। इसमें लाखों क्रांतिकारी सहित महिला बच्चे मारे गए थे। इन्होंने इस क्रांति का दमन किया था। इन्होंने इन क्रांतियों के ऊपर कोई क्रूर एक्शन नहीं लेने के कारण इन्हें दयालु कैनिंग की पहचान मिल गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक अधिकाधिक खंडन प्रभावित करना पड़ा। साथ ही सुधारवादी आर्थिक दमन कदम भी उठाने पड़े। तो ये किसका पत्र था? तो ये था आर.सी. दत्त का पत्र था। रमेश चंद्र दत्त एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ राजनीतिज्ञ, लेखक और आर्थिक विचारक थे। यह आर्थिक क्षेत्र के ज्ञाता थे, जिस कारण इन्होंने ही लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्र ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक अधिकाधिक का खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। नेक्स्ट आता है राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता और मदर इंडिया का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक रूप में आया था? तो ये जो भारत माता का चित्र था वह बनाया था अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ये इनकी स्पेलिंग शायद आप देख लेना, थोड़ी डिफरेंट है ये। अविंद्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध कलाकार और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। वह भारत में पहले प्रवर्तक थे। अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता और मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण। कथन कहता है कि महात्मा गांधी ने लिखा, स्वदेशी भी अन्य किसी वस्तु की, किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, महात्मा गांधी का विचार था स्वदेशी ऐसा सिद्धांत है जिसमें जुड़े शुद्धतम अहिंसा यानी प्रेम में निहित है। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का। महात्मा गांधी की इच्छा थी कि भारत में सभी वस्तुएं भारत में ही निहित हों और वे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ते थे। और उन्होंने लिखा है कि स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की तरह मृत्यु का आलिंगन बन सकती है। इसलिए कथन ये सही है और कारण भी सही है, लेकिन उसकी सही व्याख्या ये नहीं करता। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राष्ट्रवादी महिला और उनके क्रियाकलाप बताइए। सरोजिनी नायडू के द्वारा क्या किया गया है? धर्षणा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। उषा मेहता के द्वारा, वो जब असहयोग आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उन्हें रेडियो चलाया था। उषा मेहता के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो संचालित किया गया था। अरुणा अशरफ अली ये भूमिगत आंदोलन की नेता थी। तो इनका संबंध है भूमिगत आंदोलन की नेता और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय थी। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन हैं, इन्होंने
जो आज़ाद हिंद फौज है उसमें शामिल हुई थीं। सरोजिनी नायडू अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया था इन्होंने, जिसमें बोधहर्ष नाम में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था तथा उनका नेतृत्व किया था। उषा मेहता ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया था, जबकि अरुणा आसफ अली के द्वारा भूमिगत आंदोलन चलाए गए थे, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी थीं। नेक्स्ट आते हैं मार्च 1914 में कामागाटू मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे? तो इसका नाम है कनाडा। कामागाटू मारू एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरुदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 351 लोगों को बैठाकर बाबा गुरुदत्त सिंह 4 मार्च 1914 को वैंकूवर के लिए रवाना हुआ, लेकिन कनाडा सरकार ने भारतीय प्रवासियों के उतरने पर कठोर प्रतिबंध लगाए। मुस्लिम लीग के द्वारा अपनाए गए रास्तों में नरमी का रुख लिए जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उच्च स्तरीय समझौता वार्ता को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? राजा जी जो राजगोपालाचारी हैं इनका फॉर्मूला आया था। उसके बाद गांधी जिन्ना वार्ता हुई, फिर भूलाभाई देसाई और लियाकत अली का समझौता हुआ और फिर होता है शिमला कॉन्फ्रेंस। राजा जी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश से भारत की स्वतंत्रता को लेकर मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग विचारों के कारण पैदा हुए मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से लाया गया था। दूसरा गांधी जिन्ना वार्ता हुई, यह वार्ता मुस्लिम लीग को लेकर की गई थी। नेक्स्ट आते हैं भूलाभाई देसाई लियाकत अली समझौता। ये अप्रैल 1945 में हुआ था। यह समझौता इसलिए हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सीटें बराबर हो जाएं, लेकिन मुस्लिम लीग ने इससे मना कर दिया। नेक्स्ट आता है शिमला कॉन्फ्रेंस। ये 1945 को 25 जून के दिन हुई थी। बेवेली योजना पर विचार विमर्श करने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें मुसलमानों की सीटों के आवंटन की बात की गई थी। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, ना कि कांग्रेस को। यह आग्रह किसने किया था कि कैबिनेट निर्माण में दलित संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्ति को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कहा कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, ना कि कांग्रेस को। इन्होंने नेहरू से यह भी आग्रह किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था। इस नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है पीसी महालनोबिस योजना। पीसी महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था। इसे पीसी महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस योजना पर पीसी महालनोबिस का प्रभाव था। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि आखिर में प्रबोधन यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया है, तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा, 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने यह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार कर दिया था जिसमें प्रबोधन का जन्म हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। और आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। आखिर में प्रबोधन
यूरोपीय जगत को आधुनिक युग में ले आया। यह कारण 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति ने यह बुनियादी बौद्धिक वातावरण तैयार किया था जिसमें प्रबोधन का जन्म है। अतः कथन कारण दोनों ही सही हैं और इस क्रांति ने यूरोप में मशीनीकरण और ज़्यादा विकसित कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक का शीर्षक बताइए। के.आर. कानुंगो का संबंध है हिस्ट्री ऑफ द जाट से। तो के.आर. कानुंगो का संबंध किससे है? हिस्ट्री ऑफ जाट से। रघुवीर सिंह का संबंध है मालवा इन ट्रांजिशन से। मालवा इन ट्रांजिशन से संबंधित है रघुवीर सिंह। नेक्स्ट आते हैं जे.डी. कनिंघम। जे.डी. कनिंघम का संबंध है हिस्ट्री ऑफ सिख से। और जेम्स ग्रांड डफ के द्वारा लिखी गई है। ओके, गलत तो हो ही गया, नहीं हुआ। हिस्ट्री ऑफ द मराठास डफ के द्वारा लिखी गई है। कौन सा सही हो जाएगा? डी सही है। देखो हम देखते हैं। पहला आर कानूंगो के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ जाट। जाटों के लिए कोई कानून बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। तो के आर जाट के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ जाट। कानूंगो की तरह कानून नहीं चलते जाटों पर। फिर आते हैं, मतलब ये सिर्फ ट्रिक ही याद करने की। फिर रघुवीर सिंह आते हैं। रघुवीर सिंह हमारे मालवा का पूरा ट्रांजिशन कर दिया इन्होंने, तो मालवा इन ट्रांजिशन रघुवीर सिंह के लिए जाने जाते हैं। जे.डी. कनिंघम किंग हैं भैया। सिख कौन है? किंग हैं। तो हिस्ट्री ऑफ किंग्स मतलब हिस्ट्री ऑफ सिख कनिंघम के द्वारा लिखी गई है। कंघी भी लेकर रखते हैं सिख लोग। फिर आते हैं जेम्स ग्रांड डफ। तो वो सबको डफ बना दिया था। हिस्ट्री ऑफ मराठा ने जब मराठाओं की आई तो सब डफ बन गए। तो ग्रांड डफ के द्वारा लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ मराठास। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, इसको अपने मन से मत लगाइएगा। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। प्रबोधन शब्द 18वीं शताब्दी के उस विशाल बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन को व्यक्त करता है जो कि अस्तित्व की बुनियादी समस्याओं को हल करने की मानव बुद्धि की क्षमता में गहरा विश्वास रखता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, प्रबोधनकालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचों की बुनियाद पर एक नए मानव समाज, संस्थानों और ज्ञान का निर्माण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रबोधनकालीन बुद्धिजीवी ने यूरोप की उस दौर की हर परंपरा की आलोचना और अन्वेषण की नज़र से देखा था, ये भी सही हो जाएगा। प्रबोधन काल तर्क, प्रगति और मानवतावादी मूल्यों में विश्वास की धारणा से भरा हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रबोधन कालीन को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, यह कथन गलत है क्योंकि प्रबोधन कालीन लेखकों का उद्देश्य पुराने ढांचे की बुनियादी पर नए मानव समाज, संस्थानों और ज्ञान का निर्माण कराना नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अमृतसर अधिवेशन 1919 में अमृतसर में पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हकीम अजमल खां के संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आते हैं, अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला था, हरिजन निकाला था और यंग इंडिया निकाला था। द लीडर उनका था मदन मोहन मालवीय जी का। द लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समाचार पत्र था, ना कि महात्मा गांधी का। हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये तीनों ही महात्मा गांधी के समाचार पत्र थे। नेक्स्ट आते हैं, कथन कारण बताने हैं। अपने नाम के बावजूद हिंदू कोड बिल हिंदू जाति और मतों के साथ साथ सिख, बुद्ध और जैन पर भी लागू किया गया था, तो पहला सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता का समर्थन
करने वालों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री वी.आर. अम्बेडकर थे, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। हिंदू कोड बिल महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पारित किया गया। यह हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन सभी पर लागू होता था। कथन कारक दोनों ही सही हैं लेकिन कथन और कारक एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समाज सुधारक और उनकी संस्थान बताइए। पंडित रमाबाई हैं, इनका संबंध है शारदा सदन से। फिर आते हैं महर्षि डी के कर्वे, ये अनाथ बालिका आश्रम से संबंधित हैं। जे के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानडे, इनके द्वारा चलाया गया है पूरा ये सेवा सदन से संबंधित हैं जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानडे। फिर आते हैं वीरेशालिंगम पत्तुलू, इनके द्वारा स्थापित की गई थी राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो पंडित रमाबाई की संस्थान का नाम है शारदा सदन, जिसमें महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए स्थापित किया गया था। फिर आते हैं महर्षि डी के कर्वे, इन्होंने अनाथ बालिका आश्रम स्थापित किया था। जी के देवधर और श्रीमती रमाबाई रानडे, यह पूर्ण स्थापित संस्था थी और यह महिलाओं के जीवन सुधार पर निर्धारित थी। नेक्स्ट आते हैं वीरेशालिंगम पुतलू, यह राजमहेंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये धर्म समाज सुधार से जुड़ी एक संस्था थी। कथन कारण बताइए। पुनर्जागरण काल के मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्य, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देशी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। दोनों ही कथन हैं लेकिन ये दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। पुनर्जागरण काल में मानवतावादियों का मानना था कि क्लासिकी पुरा सामग्री में साहित्य, बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक श्रेष्ठता का भंडार है, ये कथन सही हैं। पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों में देशी भाषाओं में अनुवाद से समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो इनके द्वारा पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में स्थापित किया। विष्णु दिगंबर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा थे। इन्होंने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने तमाम धुनों की स्वर लिपियों को संग्रहित किया था। नेक्स्ट आते हैं उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताइए। उत्तर आधुनिकतावाद में मानवता की एकता, समाज की रचनात्मक शक्ति के रूप में व्यक्ति और इतिहास की धारणाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया है, तो पहला सही है। उत्तर आधुनिकतावाद में विज्ञान को सत्य का पर्याय मानने और पश्चिम को श्रेष्ठ मानने वाली धारणाओं को अंतिम एवं निरपेक्ष तथ्य समझा जाने लगा था, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद में अध्ययन की शास्त्रीय सीमाएं धूमिल पड़ने लगी और मानवीय अध्ययन के केंद्र में नारीवाद, नृविज्ञान, नगरीय और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विषय आ गए थे, तो ये सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावादी आलोचकों ने आशक्त बाधा, विच्छिन्नता और क्रमभंगता जैसे विचार प्रस्तुत किए, जो रेखीय और अनुक्रमिक ऐतिहासिक लय की अवधारणा से बिल्कुल अलग थे, तो ये भी सही हो जाएगा। उत्तर आधुनिक 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन, शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्र में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था।
जिसमें अपने से पहले पहले प्रचारित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण को बदल डाला। नेक्स्ट आते हैं 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बना जाने का कदम उठाया था? तो ये मद्रास में बनाई गई थी नहरें। 19वीं शताब्दी के 60 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में मद्रास प्रांत में निजी कंपनियों को निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचाई नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, भारत में उपाशयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें रामचंद्र गुहा शामिल नहीं थे, जबकि गायत्री चक्रवर्ती थे, दीपेश चक्रवर्ती थे और शाहिद अमीन थे। भारत में उपाशयी अध्ययन परियोजना में शामिल थे। भारत में उपाशयी अध्ययन परियोजना का सदस्य रामचंद्र गुहा नहीं है, बल्कि वह एक लेखक थे जो कि भारत के उपाशयी अध्ययन परियोजना के सदस्य नहीं थे, जबकि गायत्री चक्रवर्ती, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद आमीन इससे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक। पहले आते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, इनके द्वारा इमेज्ड कम्युनिस्ट लिखी गई है। तो इनकी बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा इमेज्ड कम्युनिटीज़ लिखी गई है, जो कि 1983 में लिखी गई थी। अर्नेस्ट गेलनर की द्वारा लिखी गई है नेशनल एंड नेशनलिज्म 1983 में। नेशनल एंड नेशनलिज्म लिखी गई है अर्नेस्ट गेलनर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं एरिक जे हेप्सबाम के द्वारा लिखी गई है नेशनल एंड नेशनलिज्म इन 1870 से 1990। ई कैडूरी के द्वारा लिखा गया है नेशनलिज्म। 1960 में। बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा लिखी गई है इमेज्ड कम्युनिटीज़। तो पूरी इमेजिन में लिया है और उनके अंडर में है पूरी। तो बेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा लिखी गई है इमेज्ड कम्युनिटीज़। फिर आते हैं अर्नेस्ट गेलनर के द्वारा लिखा गया है नेशनल एंड नेशनलिज्म। अरेस्ट कर लो नेशनल और इनके नेशनलिज्म को। अर्नेस्ट गेलनर के द्वारा लिखा गया है। एरिक जे हेप्सबाम के द्वारा लिखा गया है नेशनल एंड नेशनलिज्म इन 1870 से 1990। और ई कैडूरी के द्वारा लिखा गया है नेशनलिज्म। मतलब पूरे कैलेंडर में इनका नेशनलिज्म ही छाया है। तो इनके ई कैलेंडर में क्या है? नेशनलिज्म है, जो कि 1960 में लिखा गया था। नेक्स्ट आते हैं वक्तव्य बताने हैं। कथन कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पद्धति एक ऐसा विज्ञान है जो कि मानव के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो इसके सत्य या औचित्य का अनुकूलन करता है। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान में पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। कथन क्या कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पद्धति ऐसा विज्ञान है जो कि मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो उसके सत्य या औचित्य का अनुकूलन करते हैं। दूसरा, ज्ञान का शास्त्र होने के कारण यह प्राकृतिक विज्ञान से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि इसका कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक पद्धति ऐसा विज्ञान है जो कि मनुष्य के उन विचारों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है जो सत्य और औचित्य का अनुकूलन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीचे लिखे शब्दों पर इतिहासकार की
मत बताने हैं किसका है। ओके, किसी भी देश के इतिहास में कालों का बंटवारा और उन्हें परिभाषित करना समस्यापूर्ण मुद्दा है। भारत के विषय में तो यह विशेषकर ऐसा ही है, क्योंकि हमारे इतिहासकार, जिनमें आरंभ में सभी ब्रिटिश थे, इन्होंने अपनी यूरोपीय अनुभव से प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के विभाजन का प्रतिमान लिया, जो यहाँ के लिए कतई सटीक नहीं था। इसके बाद उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के नाम से एक नया विभाजन तैयार किया और मुद्दे को और जटिल बना दिया। ये कथन किसका है? तो ये तपन राय चौधरी से संबंधित है। तपन राय चौधरी 8 मार्च 1926 को बंगाल प्रेसिडेंसी से ब्रिटिश इंडिया में जन्मे। यह आधुनिक दक्षिण एशिया से पढ़ने वाले पहले इतिहासकार थे। यह भारतीय इतिहासकार हैं और भारतीय इतिहास के प्रवक्ता हैं। 2007 में इन्हें पद्म भूषण पद्म से नवाजा गया और ये जो कथन है वह तपन राय चौधरी से संबंधित था। लियोपोल्ड वान राके के इतिहास लेखन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, बताइए। राके ने इतिहास की एक प्रबोधनकालीन धारणा को तोड़ा कि जिसका अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों के लिए है। तो ये पहला सही हो जाएगा। राके ने इतिहासकारों को यह सलाह दी थी कि वे ऐतिहासिक तथ्यों को यांत्रिक कार्य कारण प्रभाव के रूप में व्यतीत करने और ऐतिहासिक नियम की तरह पेश करने से बचे हैं। ये भी सही है। राके का मानना है कि यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। तो ये गलत है। तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि इतिहास और इतिहासकार लेखन की पद्धति के संबंध में राके की अवधारणा वस्तुनिष्ठ थी और मूल नियंत्रण से मुक्त थी। तो ये भी सही है। जर्मन हिस्टोरियन थे लियोपोल्ड वान राके। भारतीय आधुनिक इतिहास के नींव रखने वाले भी थे। लियोपोल्ड राके की इतिहास लेखनी में परखे गए, जबकि मतलब ये वाला सी गलत है और सभी सही हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी थॉमस पेने द्वारा नहीं लिखी गई है? तो थॉमस पेने के द्वारा कॉमन सेंस लिखी गई है। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ये थॉमस पेने की नहीं है। द राइट ऑफ मैन इनकी है। द एज ऑफ रीज़न भी इनसे संबंधित है, थॉमस पेने से संबंधित है। कॉमन सेंस, द राइट्स ऑफ मैन, द एज ऑफ रीज़न इनसे संबंधित पुस्तक है। द रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस के लेखक आयरिश स्टेट्समैन एडमंड बुके की पुस्तक है, जबकि कॉमन सेंस, द राइट ऑफ मैन और द एज ऑफ रीज़न ये तीनों ही थॉमस पेने के द्वारा लिखी गई हैं। जबकि जो रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस है ये है आयरिश स्टेट्समैन एडमंड बुके की पुस्तक। नेक्स्ट है दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र सेकंड, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।